कैसे हैं दोस्तों। 1960 में पहली बार जब सऊदी अरब में लड़कियों के स्कूल खोले गए तो उस वक्त के सऊदी उलेमा, जिन्हें अश-शेख कहते थे और जो आले वहाब की तालीमात को फॉलो करते थे और इसी नज़रिए की तबलीग भी करते थे, तो दोस्तों उन्होंने लड़कियों के स्कूल खोलने पर बहुत एहतजाज किया, जिन्हें प्रिंस फैसल ने यह कहकर समझाया था कि अगर आप अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो मत भेजिए, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को तालीम दिलाना चाहते हैं आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं, कम से कम उनको तो ऐसा करने दीजिए। वैसे भी लड़कियों के लिए स्कूल अलग खोले गए थे, लड़कों के साथ वो नहीं पढ़ती थीं और इनमें लड़कों को जाने की इजाज़त भी नहीं थी, इसलिए उलेमा ज़्यादा एतराज़ नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने प्रिंस फैसल को मजबूर करके ये किया कि लड़कियों के तालीमी इदारों का कंट्रोल अपने पास रख लिया, यानी अब उलेमा अल शेख लड़कियों की तालीम की निगरानी खुद करने लगे थे। उलेमा की निगरानी में चलने वाले स्कूल में लड़कियों को पढ़ने की तो इजाज़त थी, लेकिन स्पोर्ट वगैरह की इजाज़त नहीं थी, जैसा कि फुटबॉल वगैरह, इन सब चीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी थी। बहरहाल दोस्तों, सख्तगीर माहौल में लड़कियों के लिए स्कूल खुल जाना ही एक बड़ी कामयाबी थी। एक और बहुत अजीब वाक़या 1963 में पेश आया। रेडियो मक्का पर पहली बार एक खातून की आवाज़ सुनी गई। इस आवाज़ पर भी उलेमाओं ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन प्रिंस फैसल ने इसे भी दलाइल से उलेमा के एहतजाज को गलत साबित कर दिया। यूं प्रिंस फैसल उलेमाओं के दबाव के बावजूद सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने के अपने प्रोग्राम को इसी तरह चलाता गया। इस काम में उसकी बीवी इफ़्फ़त ने उसका पूरा साथ दिया। इफ़्फ़त के नाम पर जद्दा में एक यूनिवर्सिटी, इफ़्फ़त यूनिवर्सिटी भी कायम है, जिसका इंतज़ाम किंग फैसल फाउंडेशन चलाती है। लड़कियों की तालीम और रोज़गार के अलावा प्रिंस फैसल के सामने एक और चैलेंज भी था, जो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल था। ये चैलेंज था ग़ुलामों की आज़ादी। 20वीं सदी में दुनिया के बहुत से ममालिक ग़ुलामों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा चुके थे। यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 4 में भी लिखा गया था कि किसी इंसान को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता, हर किस्म की ग़ुलामी और ग़ुलामों की तिजारत पर पाबंदी होगी। लेकिन इस चार्टर की मौजूदगी में भी सऊदी अरब समेत कुछ ममालिक में अब भी ग़ुलामों की बुरी रस्म कायम थी। सऊदी अरब ने आलमी दबाव की वजह से 1959 में ग़ुलामों की खरीद पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सऊदी अरब के अंदर ग़ुलामों की ये रस्म अब भी बरकरार थी, जहां कम से कम 3000 ग़ुलाम मौजूद थे, जिनमें बहुत से शहजादों के कंट्रोल में भी थे। प्रिंस फैसल के पास भी कुछ ग़ुलाम मौजूद थे, तो सऊदी अरब के ऊपर ग़ुलामों के खात्मे के लिए बार बार आलमी दबाव आ रहा था। 1962 में जब बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात अमरीकी सदर कैनेडी से हुई, तो इसमें भी ग़ुलामों के खात्मे पर बात हुई थी, यानी अमरीका भी चाहता था कि सऊदी अरब में ग़ुलामों की तिजारत ख़त्म कर दी जाए। अब अमरीका के दबाव को प्रिंस फैसल चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हमने आपको अपने पहले किस्त में बताया था कि एक बार प्रिंस फैसल ये कह चुका था कि उसके बस में होता तो वो अमेरिका से सारे रिश्ते ख़त्म कर देता, लेकिन उस वक्त प्रिंस फैसल ने ये वक्ती गुस्से की वजह से कहा था, क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त फ़िलिस्तीन में इसराइल के क़याम के हक़ में वोट दिया था। लेकिन इस वाक़े को बहुत साल गुजर चुके थे। अब प्रिंस फैसल के पास सारे इख्तियारात मौजूद थे, लेकिन वो अमेरिका से रिश्ते तोड़ने की बजाय मजबूत कर रहा था। उसने तो अमेरिकी सदर कैनेडी से यहाँ तक कह दिया था कि अल्लाह के बाद हमारा भरोसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर है। तो अब प्रिंस फैसल ने अमेरिका के दबाव पर या आलमी तकाज़ों को समझते हुए 1962 में ग़ुलामी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर सऊदी उलेमा ने एक बार फिर सख्त एहतजाज उठाए और दलाइल से साबित किया कि मज़हब में ग़ुलामी जायज़ है, लेकिन प्रिंस फैसल ने उनकी एक न सुनी और ग़ुलामी को आज़ाद करने के फैसले पर डट गया। रेडियो मक्का के मुताबिक प्रिंस फैसल के हुक्म पर 10,000 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए गए। प्रिंस फैसल ग़ुलामों को आज़ाद करने वाले अपने इस फैसले पर इतना पुख्ता था कि उसने ग़ुलामों की आज़ादी के लिए सऊदी शहजादों को 10-10 मिलियन डॉलर बतौर रिश्वत या कंपनसेशन भी अदा किए, ताकि वो अपने अपने ग़ुलामों को आज़ाद कर दें। तो दोस्तों 1962 वो साल था जब हज़ारों सालों के बाद अरब के इस खित्ते में ग़ुलामों का खात्मा कर दिया। इस लिहाज से देखा जाए
तो हम प्रिंस फैसल को सऊदी अरब का इब्राहिम लिंकन भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे 100 साल पीछे अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने भी बेपनाह मुखालफत के बावजूद गुलामों की खात्मे का ऐलान कर दिया था और इस काम के चलते अपनी जान भी दे दी थी। तो दोस्तों, इस तरह प्रिंस फैसल ने अपने रिफॉर्म के जरिए सऊदी अरब को बदलना शुरू कर दिया था। बज़ाहिर तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन सऊदी शाही महलों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे एक और कश्मकश चल रही थी। इस कश्मकश की वजह था बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज, जिसे प्रिंस फैसल ने अपनी सलाहियतों से एक कोने में ढकेल दिया था और वो बस एक नुमाइशी बादशाह की हैसियत इख्तियार कर चुका था। लेकिन अब ये नाम निहाद बादशाह अपने इख्तियारात वापस लेने के लिए सड़तोड़ कोशिश करने लगा था। दोनों भाइयों में इख्तिदार को लेकर कश्मकश बढ़ने लगी थी और फिर जल्द ही वो वक्त भी आया जब प्रिंस फैसल और सऊद बिन अब्दुल अजीज के हामी बंदूकें लेकर सड़कों पर एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। सऊदी अरब में खाना जंगी का आगाज शुरू हो चुका था। हमने आपको दिखाया था कि 1958 में बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने एक मुआहदे के तहत अपने इख्तियारात प्रिंस फैसल के हवाले कर दिए थे, लेकिन इस मुआहदे के 4 साल के अंदर दोनों भाइयों में इख्तलाफात उरूज पर पहुंच चुके थे। शाह सऊद ने पहले तो वजीर आजम का ओहदा खत्म करके प्रिंस फैसल को नायब वजीर आजम बना दिया था। फिर उसने ऑथराइजर होते हुए सरकारी कार्यालयों में मुदाखलत भी शुरू कर दी थी। सऊद बिन अब्दुल अजीज इस बात पर भी एतराज उठाने लगा था कि प्रिंस फैसल ने शाही खानदान के अखराजात क्यों कम किए। इन सब बातों के अलावा सऊद बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटों को अहम वजारतों और सरकारी ओहदों पर भी फाइज करने की कोशिश शुरू कर दी थी, ताकि रियासत के मामलात में अपने पंजे ज्यादा से ज्यादा जमा सके। सऊद बिन अब्दुल अजीज के ये इक़दामात ज़ाहिर है प्रिंस फैसल को पसंद नहीं आ रहे थे। वो समझता था कि वली अहद और नायब वज़ीर आज़म के तौर पर ज़्यादा इख्तियारात उसी के पास होने चाहिए। अब इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ गई थी कि प्रिंस फैसल ने सऊद बिन अब्दुल अजीज को बादशाह या शाह कहना ही छोड़ दिया था। वो बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज को शाह के बजाय वो आदमी या वो कहने लगा था। तो जब शाह सऊद और प्रिंस फैसल में कशीदगी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो प्रिंस फैसल ने एक सख्त कदम उठाया। उसने उलेमा और ताकतवर शहजादों की मदद से अक्टूबर 1962 में एक बार फिर सऊद बिन अब्दुल अजीज को एक नया मुआहदा करने पर मजबूर कर दिया। इस मुआहदे की शराइत पहले वाले मुआहदे से जो 1958 में हुआ था उससे भी ज़्यादा सख्त थी। 1962 में जो मुआहदा हुआ था उसमें ये तय किया गया था कि अब तमाम हुकूमती इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ प्रिंस फैसल के पास होंगे। सऊद बिन अब्दुल अजीज प्रिंस फैसल के फैसलों पर सिर्फ अपने दस्तखत करेगा और कोई हुक्म जारी नहीं कर सकेगा। यानी इस मुआहदे के तहत सऊद बिन अब्दुल अजीज बिल्कुल बेइख्तियार नाम निहाद बादशाह हो गया था। 1958 वाले मुआहदे से भी ज़्यादा बेबस हो गया था। सऊद बिन अब्दुल अजीज इस मुआहदे के बाद ज़्यादा दिन सऊदी अरब में टिक न सका और उसने खुद जिला वतनी इख्तियार कर ली और यूरोप चला गया। दुनिया को दिखाने के लिए यही कहा गया था कि बादशाह इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गया है और हुकूमती इख्तियारात अब भी उसी के पास हैं। सऊद बिन अब्दुल अजीज की गैर मौजूदगी में प्रिंस फैसल ने अपनी नई कैबिनेट बनाई। उसने अपने सौतेले भाइयों प्रिंस फहाद, प्रिंस सुल्तान को भी हुकूमत में शामिल किया जो उसके इत्तेहादी थे, और उसने इसके बरक्स सऊद बिन अब्दुल अजीज के बेटों को हुकूमती ओहदों से अलग कर दिया। इसी दौर में प्रिंस फैसल ने गुलामी ख़त्म की थी और अपने 10 इस्लाहाती एजेंडों का भी ऐलान किया था ताकि सऊदी अरब को एक जदीद रियासत बनाया जाए, एक कबायली मुआशरे से आगे लेकर जाया जाए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सऊद बिन अब्दुल अजीज की बादशाहत अब ख़त्म हो चुकी है और प्रिंस फैसल ही अब सब कुछ है, लेकिन उसे ज़्यादा अरसे सुकून से हुकूमत करने का मौका न मिल सका। इसकी वजह थी कि सऊद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब और इक़्तिदार से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सका। सितंबर 1963 में सऊद बिन अब्दुल अजीज शाह सऊद अपनी मुख्तसर जिला वतनी ख़त्म करके सऊदी अरब वापस आ गया। इस बार वो प्रिंस फैसल से आर या पार वाली लड़ाई करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आया था। उसने वापस आकर सऊदी अरब के
कई कबाइल को पैसे देकर अपने साथ मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपने हामियों को कुछ ही अरसे में 30 या 40 मिलियन पाउंड्स की रकम भी पेश की। जब सऊद बिन अब्दुल अजीज पैसे देकर इन कबाइल को अपने साथ मिला रहा था, तो उसी वक्त सऊद बिन अब्दुल अजीज के बेटे प्रिंस फैसल को वली अहद के ओहदे से हटाने के लिए उस पर दबाव भी डाल रहे थे। लेकिन ये दबाव काम नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा प्रिंस फैसल ने फैसला कर लिया था कि वो सऊद बिन अब्दुल अजीज को बादशाहत के ओहदे से हर सूरत हटाकर ही दम लेगा। चुनांचे वो चाहता था कि ये काम पुरअमन तरीके से हो, लेकिन शाह सऊद पुरअमन तरीके से इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार नहीं था। तो शाह फैसल ने फौज से मदद लेने का फैसला किया। लेकिन अब ऐसा था कि सऊदी फौज भी अब सियासी झगड़े की वजह से तकसीम हो गई थी। सऊदी अरब की अलर्ट फोर्स बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज की वफादार थी और नेशनल गार्ड्स पर शाह फैसल का हुक्म चलता था। अब शाह फैसल नेशनल गार्ड्स को लेकर शाह सऊद के रियाज में कायम महल अन नसीरिया की तरफ चल पड़ा। शाह सऊद को जब इसकी भनक पड़ी तो उसने 800 गार्ड्स को अन नसीरिया महल के बाहर अलर्ट कर दिया। गार्ड्स ने पोजीशन संभाल ली। उधर शाह फैसल के हामी नेशनल गार्ड्स, जो कि सैकड़ों सिपाही थे, उन्होंने भी अन नसीरिया के बाहर रॉयल गार्ड्स के सामने पोजीशन ले ली। सऊदी तारीख में यह पहला मौका था जब सऊदी फोर्स ने एक दूसरे पर ही बंदूकें तान ली थी। ऐसा लगता था कि अब सऊदी अरब में खाना जंगी शुरू होने ही वाली है। चुनांचे इस मौके पर ताकतवर सऊदी शहजादों और उलेमाओं ने मुदाखलत की थी और खाना जंगी से बचने के लिए उन्होंने शाह सऊद को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि मामलात 1962 में किए गए मुआहदे के मुताबिक चलेंगे, यानी सऊद बिन अब्दुल अजीज सिर्फ नुमाइशी हुक्मरान होगा, वो कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। शहजादों और उलेमाओं की मुदाखलत की वजह से फौरी तौर पर आले सऊद के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ दुश्मनी बढ़ती चली गई। मार्च 1964 यानी कि 1964 में शाह सऊद ने प्रिंस फैसल को एक खत लिखकर मुतालबा किया कि उसे सऊदी शाह के तौर पर इज्जत दी जाए। इसके अलावा उसने दोनों बेटों को वजीरों की कौंसिल में भी शामिल किए जाए। उसने ये धमकी भी दी थी कि अगर उसके मुतालबात न माने गए तो रॉयल गार्ड प्रिंस फैसल के घर का मुहासरा कर लेंगे। प्रिंस फैसल ने ये खत पढ़ा और अपने छोटे भाई प्रिंस मोहम्मद के हवाले कर दिया। प्रिंस मोहम्मद सऊद बिन अब्दुल अजीज यानी बादशाह के पास गया और इस खत को उसके कदमों में फेंक दिया। इस मौके पर दोनों में कहा सुनी भी हुई और इस मौके पर प्रिंस मोहम्मद ने धमकी भी दी थी कि मैं अपनी तलवार तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगा। यानी शाह सऊद को प्रिंस फैसल की तरफ से ये खुला पैगाम मिल गया था कि बादशाह अपने महल में भी महफूज नहीं है, उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है। अगर उसने हद पार की तो दोस्तों सूरत हाल ये थी कि सऊदी बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज अपने महल में कैद था और इसकी बादशाहत सिर्फ इसके रॉयल गार्ड्स तक ही महदूद थी। बाकी सारा मुल्क प्रिंस फैसल के मातहत था। लेकिन फिर यूँ हुआ कि 26 मार्च की रात शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज की ये हुकूमत भी ख़त्म हो गई। प्रिंस फैसल ने रॉयल गार्ड्स की कमान प्रिंस सऊद बिन अब्दुल अजीज से छीनकर अपने वफादार कमांडर मेजर जनरल उस्मान हमीद के हवाले कर दी। अब रॉयल गार्ड्स की क़यादत भी प्रिंस फैसल का वफादार कमांडर कर रहा था और शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज तन्हा रह गया था और रॉयल गार्ड्स पर भी जो उसकी हुकूमत बाकी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। मार्च के बाद चंद महीनों तक हालात सुकून से रहे। सऊद बिन अब्दुल अजीज अन नसीरिया के महल में बैठकर सऊदी कबाइल की हिमायत हासिल करता रहा। ये भी कहा जाता है कि उसने मिस्री हुकूमत की मदद से प्रिंस फैसल को कत्ल करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर किसी वजह से इस साजिश पर अमल नहीं हो पाया, ऐसा कहा जाता है। तो जब बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज अपनी प्लानिंग कर रहा था और दूसरी तरफ शाह फैसल रियाज छोड़कर जद्दा चला गया था, तो सियासी महाज पर एक डेडलॉक पैदा हो गया। मगर ये लोग ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। अक्टूबर 1964 में प्रिंस फैसल रियाज वापस आ गया और इस बार वो सऊद बिन अब्दुल अजीज को तख्त से हटाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आया था। सऊदी शहजादे, उलेमा और कबायली रहनुमाओं के अलावा अब फौज भी उसके साथ थी।
इन सब की मदद से 2 नवंबर 1964 को प्रिंस फैसल को बादशाह बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। प्रिंस फैसल को बादशाह बनाने की सरकारी दस्तावेज पर 72 शहजादों और 12 उलेमाओं ने दस्तखत किए। यूं उलेमा और शहजादों की ताउन से प्रिंस फैसल अब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बन चुका था। उसने कुरान पर हल्फ उठाया कि इस्लाम और सऊदी रिवायत के मुताबिक मुल्क पर हुकूमत करेगा। शाह फैसल जो सऊद बिन अब्दुल अजीज से सिर्फ 30 मिनट छोटा था, उसे बादशाहत छीनने में 11 साल लगे। सऊद बिन अब्दुल अजीज ने शुरू में कुछ अर्स शाह फैसल की हुकूमत को बैत नहीं की, इससे इनकार किया और किसी तरह शाह फैसल की बैत पर तैयार नहीं हुआ तो सऊदी फोर्स ने उसके महल को फिर घेर लिया। सऊद बिन अब्दुल अजीज को खतरा महसूस हुआ कि अगर उसने अब भी बैत ना की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनांचे उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए मजबूरी में बेदिली से शाह फैसल की बैत कर ली। इस बैत के बाद शाह फैसल ने सऊद बिन अब्दुल अजीज को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी। शाह सऊद ने अपने बाल बच्चों को साथ लिया और अपना सादो सामान, अपना माल एक जहाज में रखा और सऊदी अरब से यूनान की तरफ चला गया। उसकी जिंदगी के आखिरी चंद साल यूनान में ही गुजरे। वहीं 23 फरवरी 1969 को उसका इंतकाल हो गया। यूं दोस्तों, प्रिंस फैसल और शाह सऊद के बीच ताकत को लेकर इक़्तिदार की जो लड़ाई चल रही थी, इसका एक वर्जन और भी है। इस वर्जन को सादा ज़बान में कहें तो शाह सऊद को प्रिंस फैसल ने बुरी आदतों की वजह से नहीं हटाया था, बल्कि असल वजह ये थी कि शाह अब्दुल अजीज की मौत के बाद उसके दोनों बेटों में सियासी इख्तलाफात शुरू हो गए थे। इसकी वजह ये थी कि शाह अब्दुल अजीज अपनी जिंदगी में पावर शेयरिंग का या पावर ट्रांसफर का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना सका था जिससे उसके बेटे मुतमईन हो जाते और आले सऊद के बीच आइंदा बादशाहत का झगड़ा बिल्कुल ही खत्म हो जाता। यही वजह थी कि उसके जानशीन सऊद बिन अब्दुल अजीज और प्रिंस फैसल में पहले दिन से ही इख्तियारात की जंग शुरू हो गई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे पर मुखालिफत इल्ज़ामात लगाते रहते थे। ये जंग बाद में सऊद बिन अब्दुल अजीज के इक़्तिदार के खात्मे के बाइस बनी और इक़्तिदार प्रिंस फैसल को मिला। तो दोस्तों, तारीख के ये दोनों वर्जन हमने आपके सामने रखे हैं। आप जिसे चाहें सही मान लें कि प्रिंस फैसल ने साजिश करके अपने भाई सऊद बिन अब्दुल अजीज की बादशाहत को ख़त्म किया था, या वाकई वो इसका अहल था और लोग उसकी सलाहियतों की वजह से उसके साथ थे। ये दोनों वर्जन आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों, तारीखी हवालों की मौजूदगी में इतना तो यकीन से कहा जा सकता है कि आज जब ये दोनों नहीं रहे तो शाह फैसल बहरहाल शाह सऊद से तारीखी तौर पर काबिलियत हुक्मरान साबित हुआ, लेकिन फिर भी ये हुकूमत उसके लिए फूलों की सेज नहीं थी बल्कि कांटों का बिस्तर था। सल्तनत संभालते ही शाह फैसल की ताकतवर मजहबी इस्टेब्लिशमेंट से आले अल शेख से लड़ाई छिड़ गई। सऊदी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट के एक ताकतवर हिस्से की तरफ से एक ऐसा फतवा, ऐसा बयान आया जिससे सऊदी हुकूमत को आलमी तौर पर शर्मिंदगी का बाइस बना दिया। दोस्तों, इसराइल और शाह फैसल में दुश्मनी कैसे शुरू हुई, ये सब हम आपको दिखाएंगे शाह फैसल की दास्तान की अगली किस्त में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।